हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये हमारा लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम गॉस थ्योरम का थर्ड एप्लीकेशन डिस्कस कर देंगे और इसी के साथ साथ हमारा पहला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊं आपको, क्योंकि मैं एनसीईआरटी को फॉलो करता हूं और एनसीईआरटी के ईच एंड एवरी टॉपिक्स को मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूं। तो यदि आप चाहते हैं कि हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस कराएं तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगर ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपको ये न्यूमेरिकल्स के वीडियो प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है तो दोस्तों, आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं गॉस थ्योरम का थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। ठीक है, हमने गॉस थ्योरम के दो एप्लीकेशन को अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा दिया था। यदि आपने नहीं देखा उन वीडियोस को तो उनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो और जितने भी लेक्चर्स हमने प्रोवाइड किए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड उन सभी को पार्ट वाइज जा करके देखें, आपको बड़ा ही क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। यहाँ पर सपोज कर लो कि कोई चार्ज्ड स्फेरिकल सेल है। ओके, लेट सपोज दिस इज चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। यहाँ पर Q अमाउंट ऑफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इसमें Q अमाउंट ऑफ चार्ज इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक चीज ध्यान देना, स्फीयर और स्फेरिकल सेल में अंतर होता है। स्फेरिकल सेल जो होगा उसके बीच में खाली जगह होता है और सिर्फ कह सकते हो कि ये जो बाउंड्री है इसका, इसमें मटेरियल होगा। यहाँ पर थिन चार्ज स्फेरिकल सेल लिखते हैं, थिन चार्ज स्फेरिकल सेल। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि एक बॉल का जो शेप होता है उस शेप का हमारा स्फीयर होगा। अगर वो पूरा कंप्लीटली कह सकते हो कि मटेरियल से भरा हुआ है तो स्फीयर होगा, लेकिन अगर बीच में खाली जगह होगा तो उसको स्फेरिकल सेल कहते हैं। तो सपोज करो कोई थिन स्फेरिकल सेल है जिसमें Q अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो एज वी नो दैट कि अगर Q अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे तो इसकी चार्ज डेंसिटी जो होगी वो होगी सिग्मा। सिग्मा चार्ज डेंसिटी क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सरफेस के अलॉन्ग है, तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई सिग्मा। हमें यहाँ पे देखो तीन जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना होता है। सबसे पहला आउटसाइड, यानी कि कोई एक ऐसा पॉइंट जो इस स्फीयर के बाहर हो, दूसरा एट सरफेस और तीसरा इनसाइड। तो सबसे पहले देखो आउटसाइड में मैं फाइंड करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। हम इसके लिए एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे और देखेंगे कि जो स्फेरिकल सेल है इसके लिए एक सूटेबल गॉसियन सरफेस होगा स्फीयर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया है। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। इस पर हम कोई छोटा सा एक एलिमेंट्री एरिया ले लेते हैं। यह एलिमेंट्री एरिया है ds। क्योंकि इस पूरे स्फीयर का एरिया तो हमें पता नहीं है, ये सपोज कर लो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है इसको हमने कैपिटल R मान लिया, यानी कि जो चार्ज स्फेरिकल सेल है इसका रेडियस कैपिटल R है। और ये जो हमारा एरिया एलिमेंट्री एरिया जो लिया गया है, इस एलिमेंट्री एरिया से लेकर सेंटर तक की जो दूरी है इसको हम स्मॉल r सपोज करते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी स्मॉल r है। ये जो दूरी है कितनी है? स्मॉल r है। और कैपिटल R क्या है? ये अंदर वाले स्फेरिकल सेल का रेडियस है। ठीक है, हियर कैपिटल R इज लेस देन स्मॉल r, ध्यान दीजिएगा। इस कंडीशन में हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। जैसे लिखोगे एज वी नो दैट, या ऐसे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम लिख सकते हो, या फिर एज वी नो दैट लिख दिया। हमारा जो टोटल फ्लक्स होगा, फ्लक्स विल बी इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्योंकि टोटल चार्ज के कह सकते हो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के प्रोडक्ट के बराबर होगा टू द टोटल चार्ज, जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा इंटीग्रल ऑफ E ds। कॉस जीरो होगा। कॉस जीरो कैसे? क्योंकि हम इस पॉइंट पे जो हमने जो कंसिडर किया है एरिया वेक्टर, देखिए यहाँ पर हमने एरिया वेक्टर कंसिडर किया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे देखो आउटवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो एरिया वेक्टर है वह भी जो है बाहर की तरफ ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में है, मीन्स इनके बीच का एंगल जीरो है। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ E ds cos जीरो इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
यहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बाहर निकालेंगे, इंटीग्रल ऑफ ds, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा तो उसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर q के जगह पे हम लिख सकते हैं, देखिए सिग्मा बराबर होता है q अपॉन a, तो एरिया को इधर भेज दो, ठीक है। तो सिग्मा की जगह पे लिख लेंगे, सॉरी इस q की जगह पे लिख लेंगे सिग्मा इंटू a। अब देखो किसका एरिया होगा, जनरली जब हम इस ds को इंटीग्रेट करेंगे तो इस बड़े वाले स्फीयर का एरिया निकलेगा, और यहाँ पर जो एरिया रखा गया है तो देखो चार्ज कौन से एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस अंदर वाले एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस एरिया के जगह पे हम इस अंदर वाले एरिया की वैल्यू रखेंगे, और इस ds को जब इंटीग्रेट करेंगे तो इस कंप्लीट स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो कैसे लिखेंगे, हम लिखते हैं फाई ई इजुकल्स टू, या फाई नहीं, हम डायरेक्टली इस वैल्यू को लिखते हैं। तो ई ds को इंटीग्रेट करने पर हमें मिलेगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अच्छा देखो यहाँ पे स्मॉल आर क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये जो ds जो एरिया वेक्टर बना हुआ है वो बड़े वाले गॉसियन सरफेस पे, यानी कि इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस पर ये ds है, तो कह सकते हैं इसको इंटीग्रेट करने पर हमें 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ पे सिग्मा इंटू a के जगह पे हम कितना रखेंगे, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अंदर वाले एरिया पर हुआ है इसलिए 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हियर 4 पाई विल बी कैंसिल्ड बाई 4 पाई, और हमें मिलेगा E बराबर सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें मिला है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस स्फेरिकल सेल के बाहर किसी पॉइंट पे यदि आपको फाइंड करना है तो उसका वैल्यू ये होगा, ठीक है। तो एट द सरफेस तो कितना होगा, दूसरा कंडीशन एट सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल कह सकते हो, ठीक है। इस स्फेरिकल सेल के सरफेस पे सपोज करो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस किसी भी एक पॉइंट पर जो हमारा चार्ज स्फेरिकल सेल है, इसके किसी पॉइंट पर अगर हमें फाइंड करना हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो उस कंडीशन में एट सरफेस पे स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों वैल्यू एक बराबर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सरफेस पर जब फाइंड करना होगा तो ये जो स्मॉल आर है इसको कंप्रेस करके लेके आएंगे यहाँ पे सरफेस पे, तो यहाँ पे स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों एक बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर सिग्मा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ क्योंकि स्मॉल आर की जगह पे कितना रखना है, कैपिटल आर स्क्वायर एट सरफेस पर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ई इज इक्वल्स टू मिलेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये कहाँ पे मिल गया, एट सरफेस। और जो थर्ड कंडीशन है इसका, थर्ड कंडीशन इन साइड में देखते हैं। अब सपोज कर लो कि इस स्फेरिकल सेल के अंदर हमें पता करना होगा किसी पॉइंट पर इसका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखिएगा हम इसके अंदर कोई एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, और यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा तो वहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हो कि इन साइड में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे पता कर लिया कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करेंगे फॉर अ थिन चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। इसके आउटसाइड किसी एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है वो होगा सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। एट सरफेस पर होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इन साइड में होगा ई इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो मैं कुछ पल के लिए हटता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस डेरिवेशन का ईजी वे में यहाँ पे कराया गया है। आप चाहें तो इसको नोट्स के रूप में लिख सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को पॉज करके। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। और अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि जो भी ज़रूरतमंद हो, जिन्हें भी इस लेक्चर की ज़रूरत हो, उसे ये लेक्चर मिल सके। और दोस्तों मैं अपने इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर 12 तक के एकेडमिक वीडियोज़ को अपलोड करता हूँ जो कि NCERT बेस्ड होती है, और बिल्कुल टॉपिक वाइज मैं एक एक लेक्चर प्रोवाइड करते रहता हूँ। तो आप जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हों जो 9 से लेकर 12 तक के हों, वो भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और जो बच्चे BSc कर रहे होंगे, मैं BSc के भी लेक्चर्स को प्रोवाइड करता हूँ, तो BSc वाले बच्चे भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो तब तक के लिए विदा लेंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।